एग्जाम में दो ही ऐसी कंडीशंस होती हैं जब आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हो। पहली कंडीशन, आपको वो क्वेश्चन आता ही नहीं है, आपने उस कॉन्सेप्ट को कभी पढ़ा ही नहीं। दूसरी कंडीशन, आपको कॉन्सेप्ट तो आता है, आपने पढ़ा है उसको, लेकिन उस क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है कि आप सही आंसर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सेकंड वाली कंडीशन है, ट्रस्ट मी इट हर्ट्स अ लॉट, कि आपने पढ़ा तो है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, लेकिन लैंग्वेज इतनी ज्यादा टफ है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि इसका सही आंसर क्या होगा। I have brought some questions for you in this today's video, जहां पे हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप टैकल कर सकते हो, कैसे हम लोग लैंग्वेज के कीवर्ड्स को समझ सकते हैं, कैसे हम लोग पैटर्न को समझ सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग अपने सही आंसर तक पहुंच पाए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अब हम लोग के एनटीए नेट में ऐसा देखा जा रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, घुमा के क्वेश्चंस आ रहे हैं। नो मैटर बच्चा कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ के गया हो, उसके सही आंसर्स नहीं बन रहे हैं एंड इवेंचुअली उसका पेपर क्रैक नहीं हो रहा है। तो आज का इस वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा इन सीइंग ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट ट्रिक टू क्रैक दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम सबको पता है कि हमारा एनटीए नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल चॉइस के आते हैं, बहुत सारे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं होता है। आपको एक सीधा साफ क्वेश्चन पूछा गया होता है कि ये जो आपका काम लिखा हुआ है हाउस ऑफ फेम, ये कौन से ऑथर ने लिखा है। अब ये क्वेश्चन या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। जिसको आता है वो पता लगा ले जाएगा कि भाई जॉफ्रे चौसर का ये वर्क है, जिसने नहीं पढ़ा है उसका ये आंसर नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब कि जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेटा आपकी लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता है, उसमें आपकी नॉलेज का रोल होता है। पढ़ा है तो आएगा एंड नहीं पढ़ा है तो ये गलत हो जाएगा। देन इसी के तुरंत बाद आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ही आ जाते हैं आपकी लंबे चौड़े क्वेश्चंस। है ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह, लेकिन इसके जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपसे डिमांड करती है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को, कि आपको कितनी अच्छी नॉलेज है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, राइटर की, या फिर जो भी उसने थ्योरी दी है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई डिड प्लेटो बैनिश द पोएट फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट। हम सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, मास्टर्स में ही हम लोग ने प्लेटो की थ्योरी को पढ़ रखा है कि उन्होंने आपके पोएट्स को आइडल वर्ल्ड से बैनिश कर रखा था, जिसपे आगे जाके फिलिप सिडनी, स्टीफन गोसॉन लड़ाई भी करने वाले हैं। लेकिन उसको किस तरीके से आप देखिए इस क्वेश्चन में प्रेजेंट किया गया है कि 2-3 बार एक बच्चा पढ़ेगा और जानने की कोशिश करेगा कि भाई सही आंसर क्या है। तो आप देखिए ऐसे टाइप की कंडीशंस में बेटा आपको खुद से अनुमान नहीं लगाने हैं कि प्लेटो ने अच्छा इस वजह से बाहर निकाल दिया होगा, इसलिए प्रेफर नहीं किया होगा। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आपने डीप में जाके पढ़ा हो कि रिपब्लिक के अंदर, देन इनके और भी वर्क है फेडरस एंड इयॉन के अंदर, इन्होंने पोएट्री को लेके क्या बोला हुआ है। बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए आपको प्लेटो की थिंकिंग की एंड इनके जो गुरु थे सोक्रेटिस की थिंकिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि पोएट्री इनके हिसाब से सेंसुअल एस्पेक्ट्स को दिखाती है, जो कि रियलिटी का पार्ट नहीं है। आप देखते हैं कि गानों में किस तरीके से आपको एक लड़की की जुल्फों के बारे में बात की जा रही है, प्यार मोहब्बत के बारे में बात की जा रही है, लेकिन असल जीवन में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लव इज अ वेरी पेनफुल थिंग। तो आपके प्लेटो पोएट्री या फिर एक गाने के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान को रियलिटी से दूर लेके चला जाता है, बहुत ही सेंसुअल काइंड ऑफ उसको फीलिंग देता है, जो आपको एक गाने में और एक पोएट्री में देखने को मिल जाएगा। द पोएट फेल्स टू डिसर्न द ट्रांसेंडेंटल रियलिटी बिहाइंड मियर अपीयरेंस। हम लोग को जैसा दिखाया जाता है वैसी एक्चुअल में रियलिटी हमारी होती ही नहीं है। उसको बस चकाचौंध में, जैसे आजकल की हमारी मूवीज होती हैं, गाने होते हैं, खूब लड़कियां डांस कर रही हैं, हम लोग को उसको देख के लगता है कि अच्छा लाइफ तो ऐसी होती है, जबकि लाइफ ऐसी नहीं होती है। तो आपके प्लेटो ने पोएट्री के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पूछी, बताई हैं कि किस तरीके से ये एक इंसान को कमजोर बनाता है, लॉजिक से दूर लेके चला जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे पोएट्स होते हैं जो सेंसुअलिटी को प्रमोट करके एक इंसान को कमजोर बना देते हैं। तो ये उनका तर्क था जो बताता है कि वो पोएट्री को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में बेटा आपकी लैंग्वेज को, डोंट एक्सपेक्ट कि आप नेशनल लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है, आप अगर उस टॉपिक को पढ़ के आए हो तो आप कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करिए कि आपने जो पढ़ा है क्या उससे कोई चीज मिलती जुलती आपको मिल रही है या नहीं। जैसे कि आप पहला पॉइंट देखिए, पोएट्री मेक्स एन आर्टिफिशियल
डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट। प्लेटो को अगर आपने पढ़ा है तो प्लेटो ने कहीं पे भी फॉर्म एंड कंटेंट के बारे में बात की ही नहीं है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये लिटरेरी थ्योरी के न्यू क्रिटिसिज्म में चला जाता है। देन प्लेटो डील्स विद फॉर्म टू नेग्लेक्ट द कंटेंट, तो ये फॉर्म एंड कंटेंट की फिर से बात की गई है। ऐसे क्वेश्चंस को आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो नेगेटिव चीजों को, सारे पॉइंट्स को पढ़ के उसमें से जो बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये तो प्लेटो ने कहीं पे भी नहीं बोला था, उसको आप क्या करें, रिजेक्ट करते जाए, उसको एलिमिनेट करते जाए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहले हमारी क्या ट्रिक हुई कि आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी क्लियर होनी चाहिए, प्लस आप कुछ भी खुद से अनुमान नहीं लगाएंगे कि अच्छा प्लेटो ने यही बोला होगा से मतलब नहीं है, आपको पढ़ के आना है कि एक्चुअल में प्लेटो ने क्या बोला है। दूसरी बात, आपको ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन टेक्निक से करना है, जो ऐसा स्टेटमेंट सबसे पास में लगता है आपको आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, आप उसी को क्लिक करेंगे। चलेंगे हम लोग अगला ऑप्शन देखेंगे जो कि है मैच द फॉलोइंग। अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे भैया आपकी लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। कैसी भी टाइप की लैंग्वेज जो सीधा सीधा लिखा होता है, या तो आपको पता है कि भाई आपका वो कौन से आपके राइटर के कौन से वर्क के अंदर आता है, या फिर आपको नहीं पता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं आपको लैंग्वेज का उसमें कोई रोल नहीं होता है, यू जस्ट हैव टू क्लिक, ईदर यू नो इट और यू डू नॉट। आगे बढ़ेंगे एंड देखेंगे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन। ये सेम उसी तरीके से होगा। आपने अगर मेजर राइटर्स और उनके वर्क को, उनकी पब्लिकेशन को कर रखा है तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नाउ ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे एक राइटर की क्रोनोलॉजी ना पूछ के आपसे पूछा जाता है कि बहुत सारे राइटर्स के नेम दिए हुए हैं, उसको क्रोनोलॉजी में लगाओ। मेरे हिसाब से वो वाले क्वेश्चंस करना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि अगर आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन की, जैसे ब्रिटिश लिटरेचर के आपको 5 राइटर दे दिए और कहा कि इनको आप लगाओ ऑर्डर में, अगर आपको एजेस क्लियर हैं, इन एजेस के अंदर पढ़ने वाले सारे राइटर्स, मैंने ब्रिटिश लिटरेचर पे वीडियो बनाई थी और कहा था कि ये आपको करना ही करना है, एक एज के अंदर कौन से राइटर्स आते हैं, अगर आपको ये क्लियर है तो बहुत सारे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आप चुटकियों में बना लोगे। इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको मेजर राइटर्स के मेजर वर्क्स की क्रोनोलॉजिकल लिस्ट याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन। एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में से आपको एक सिलेक्ट करना होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं जहां पे बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें ट्रू बैठती हैं, कौन सी चीज फॉल्स बैठती है, वो आपको ढूंढ के बताना होता है। तो ऐसे में आपको सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने होते हैं। अगेन ये आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को जज करता है कि 4-5 ऑप्शंस में से आप कैसे ढूंढ पाते हो कि आपके ये 2 बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, बाकी तो बिल्कुल गलत है। जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर जनरली टेकन टू बी ट्रू ऑफ कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज एक बहुत आपका पूरा सेक्शन है, आपसे बस सीधा साफ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कल्चरल स्टडीज है उसको अगर आपने पढ़ा है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू बैठते हैं। आप चारों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपका पहला ए ऑप्शन है कल्चरल स्टडीज इज पॉलिटिकली एंगेज्ड। अब देखो, जानबूझ के आपका जो एनटीए नेट है ना, वो चीजों को एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करेगा ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो, आप एक ही चीज को 10 बार पढ़ो। आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट तो लगना चाहिए ना, ये यूजीसी नेट वालों का मेन एम है। तो अगर आपने कल्चरल स्टडीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, अगर आपने मेरे कोर्स को अवेल किया है, पढ़ा हुआ है, या फिर ऐसा नहीं कि जिसने मेरा कोर्स नहीं लिया है तो उसको नहीं आएगा, अगर आपने कल्चरल स्टडीज को अच्छे से पढ़ रखा है तो बच्चे को ये बात पता होगी कि कल्चरल स्टडीज का एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। बिकॉज पूरी कल्चरल इंडस्ट्री में, सॉरी कल्चरल आपकी स्टडीज में ये बताने की कोशिश की गई है कि आपका जो पॉपुलर कल्चर है, डोमिनेंट कल्चर है, मास कल्चर है, जिसको आपकी डोमिनेंट एंड अमीर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कंट्रोल करती है, उसका क्या इफेक्ट है आपके नॉर्मल इंसान के ऊपर। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको, मेरे फ्री वीडियोस भी है यूट्यूब पे, मैंने उस पे भी समझाया हुआ है। तो ये वाला मेरा ऑप्शन तो हो जाएगा। ठीक है, ए मेरा पक्का हो जाएगा, जिससे मुझे ये पता लग गया कि आपका बी एंड डी नहीं होगा। जहां पे भी कोई एक ऑप्शन आपको पक्का दिख जाता है, उसके उल्टा अगर कोई ऐसा है जिसमें वो ऑप्शन नहीं आता, उसको तुरंत आप रिड्यूस कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, नाउ
इट प्रिविलेजेस टेक्स्ट ओवर कॉन्टेक्स्ट। आपका जो कल्चरल स्टडीज है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को देखने की कोशिश करता है? वो कहता है भाई मुझे कॉन्टेक्स्ट से मतलब नहीं है कि ये टेक्स्ट कब लिखा गया, किसने लिखा, उस टाइम पे क्या सिनेरियो चल रहा था। तो ये बात पूरी तरीके से गलत है। अगर न्यू क्रिटिसिज्म या फॉर्मलिज्म बोला गया होता तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही बैठता, क्योंकि फॉर्मलिज्म में न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि भैया मुझे टेक्स्ट से मतलब है, कॉन्टेक्स्ट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कल्चरल स्टडीज को अगर आपने डीपली पढ़ा है तो ये लोग बेटा कॉन्टेक्स्ट बना के ही देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जो आपका टेक्स्ट है उसके कितने बाहरी मीनिंग निकल सकते हैं एंड कितने सारे तत्वों की वजह से ये आपको इफेक्ट करता है। ये सेम इसकी जो थ्योरी है कल्चरल स्टडीज की एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म की, वो बिल्कुल पैरेलल चलती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो आपका बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा एंड आप यहां से देख सकते हैं कि बी को मैंने ऑलरेडी क्लिक कर दिया है, गलत कर दिया है। ओके, तो अगर बी नहीं होगा तो मेरा ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, नाउ सी, इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद फॉर्मलिज्म। देखो ये जो सिम्बायोटिक लिखा हुआ है वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। अगर आप सिम्बायोटिक शब्द को, मैं यहां क्लिक कर, मैं इसको एलिमिनेट कर देती हूं, तो भी आपके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का सेंस बनेगा। इस बात को याद रखना बेटा कि आपका यूजीसी ने जानबूझ के एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा कुछ चीजें डाल के आपको कंफ्यूज करता है। ऐसा कुछ हमारे यूट्यूब पे कुछ टीचर्स भी करते हैं कि अरे तुमने ये थ्योरी नहीं पढ़ी, ओ ये तो मैंने पढ़ा रखी है, अरे तुमने ये नहीं पढ़ा, ओ ये तो मैंने पढ़ा रखा है। तो ये होता है आपको बिना वजह डराना, उसके बिना भी आपका काम बन सकता है। देखो कैसे, इट हैज अ रिलेशनशिप विद फॉर्मलिज्म। अब मैंने इसी स्टेटमेंट के पहले आपको बताया कि ये जो थ्योरी है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाली, वो आपके कल्चरल स्टडीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फॉर्मलिज्म का टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल एक साथ नहीं बैठता है। तो ये वाला मेरा स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो जाएगा और ऑटोमेटिकली मुझे मेरा जो फोर्थ वाला पॉइंट है ए एंड डी, ये मिल जाएगा मेरा आंसर। मैं डी को एक बार पढ़ूंगी, इट स्टडीज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेक्स्ट। मतलब आपका जो कल्चरल स्टडीज है वो देखता है कि ये टेक्स्ट कहां से आया, किस एरा में लिखा गया है, उस टाइम पे लोग किस टाइप का मटेरियल कंज्यूम करते थे, उस टेक्स्ट के जरिए ये लोग उस सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड ये एक बेसिक सारी चीजें हैं जो आपके कल्चरल स्टडीज का पार्ट है, जिसने पढ़ रखी है उससे ये क्वेश्चन बन गया होगा। तो इस क्वेश्चन से हम लोग ने जाना कि यहाँ पे लैंग्वेज को फालतू में कुछ वर्ड्स देके कॉम्प्लिकेट किया गया है। अगर हम लोग पेपर में उसको एलिमिनेट कर दें तो भी हमारा आंसर बनेगा, प्रोवाइडेड आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, देन मल्टीपल सिलेक्शन चॉइस के क्वेश्चन में एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है मैंने अपने टेलीग्राम पे भी बच्चों के साथ डिस्कस किया था। ये लैंग्वेज एंड पेडागोजी के सेक्शन से आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइलिस्टिक फीचर्स कैरेक्टराइज स्पोकन डिस्कोर्स। अब आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि क्या क्या स्टाइलिस्टिक डिस्कोर्स, ये सब क्या है? तो भाई उसमें आप कुछ अपना मीनिंग निकालने की कोशिश करिए। सबसे पहली चीज, लैंग्वेज एंड पेडागोजी पढ़ने वाले हर बच्चे को पता होना चाहिए कि स्टाइलिस्टिक फीचर्स का मतलब ही होता है कि आपकी एक लैंग्वेज, कोई भी आपकी भाषा है, वो बोलने में कैसे आप इस्तेमाल करते हो, वो लिखने में कैसे आप इस्तेमाल करते हो, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से अपनी वोकैबुलरी को शिफ्ट कर लेते हो। हर लैंग्वेज का अपना एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। इसकी पढ़ाई को हम लोग स्टाइलिस्टिक्स बोलते हैं। यहां पे बोला गया है कि स्पोकन डिस्कोर्स में कौन सा आपका एलिमेंट सबसे कैरेक्टरिस्टिक, सबसे सही बैठेगा। स्पोकन मतलब जिस तरीके से मैं आपसे अभी बात कर रही हूं, अभी जो हमारा वार्तालाप चल रहा है वो स्पोकन डिस्कोर्स है। तो ऐसे में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बिल्कुल सही बैठेंगे? क्वेश्चन बहुत इजी है, बस लैंग्वेज ने उसको कठिन बना दिया है। आपका है जो आंसर है आपका, ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन नॉन वर्बल कनेक्टिव्स एंड जो डी पॉइंट है, ग्रेटर यूज ऑफ फिलर्स एंड रिपीटिशंस। कैसे? हम लोग जब अपनी मम्मी, मतलब हम लोग कोई गलत काम कर लेते हैं एंड हमारी मम्मी हमसे गुस्सा हो जाती है, उसके बाद हम लोग मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी क्या तुम गुस्सा हो? मम्मी गुस्से में कहती है नहीं, और उसके बाद बर्तन पटकने लगती है। ये मम्मी के शाब्दिक चीजें ना होके जो बर्तन पटकना हुआ, नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज हुई। तो स्पोकन डिस्कोर्स में कभी कभी किसी की बात को समझने के लिए आप ये भी देख सकते हो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज
लैंग्वेज कैसी है, उसके नॉन वर्बल कनेक्टिव्स कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपके स्पोकन डिस्कोर्स का पार्ट बन जाता है। देन ग्रेटर यूज ऑफ फिलर्स एंड रिपीटिशंस। आपने कई बार लोगों को देखा होगा बात करते करते वो बोलते हैं लाइक, यू मीन, आई मीन टू से। ये क्या होते हैं? कनेक्टिव्स होते हैं कि आप जब किसी बात को बोलना चाहते हो, ठीक से नहीं बता पा रहे हो, तो उसको छोटी छोटे इन शब्दों से फिल करते हो, और ये दोनों चीजें आपके स्पोकन डिस्कोर्स का पार्ट बन जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब जो सबसे कठिन क्वेश्चन बच्चों को लगता है वो लगता है असर्शन एंड रीजन। एंड असर्शन एंड रीजन में ना बेटा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने की ट्रिक क्या होती है, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखना। लेकिन असर्शन एंड रीजन अगेन जज करता है कि आप कितना डीप एक टॉपिक को पढ़ के आए हो। लेकिन इसको जानने के बाद भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं बेटा जिसको आप खुद से देख सकते हो कि यार फालतू की लैंग्वेज इसने बड़ी कर रखी है, एंड मेरा आंसर 2 लाइन में भी निकल सकता था। जैसे कि असर्शन लिखा है, स्कॉलर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कल्चरल स्टडीज मेंटेन दैट कल्चर इन कल्चरल स्टडीज इज नीदर एस्थेटिक नॉर ह्यूमनिस्टिक इन एम्फेसिस बट पॉलिटिकल। अब आपकी इस 3 लाइन के सेंटेंस में बस इतना बोला गया है कि कल्चरल स्टडीज आपका पॉलिटिकली इंगेज्ड है, जो सेम कॉन्सेप्ट आपने पहले देखा। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो नीदर एस्थेटिक है नॉर ह्यूमनिस्टिक है, लेकिन वो पॉलिटिकल है। ये तो वही बात हो गई कि कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है, आप कह रहे हो वो जो तुम्हें मिठाई की दुकान दिख रही है, हाँ 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 वहां जाना है, नहीं वहां से लेफ्ट ले लेना। फिर उसके बाद जो एक मंदिर आएगा, अच्छा मुझे वहां जाना है, नहीं वहां ना जाके तुम और एक लेफ्ट ले लेना। ये एग्जैक्टली यही चीज की गई है। इसको कहते हैं सर्कमलोक्यूशन, बात को घुमा घुमा के आपके सामने रखना। नाउ अगेन एनटीए नेट चाहता है कि आप एक ही बार में आंसर क्लिक करके सबके सब जेआरएफ ना हो जाओ, इसीलिए आपकी सिंपल बात को थोड़ा सा घुमा के बोला है। तो ऐसे में बेटा आपको क्या काम आएंगे? कुछ कीवर्ड्स। अगर आपने एक टॉपिक को डीपली पढ़ा है तो आपको इस 3 सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ जाएगा कि कल्चरल स्टडीज इज पॉलिटिकल, दैट्स इट, एंड ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, द इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव इज दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन कल्चरल स्टडीज इज हाई आर्ट एंड द स्टडी ऑफ एक्सॉल्टेड लिटरेरी कैनन। भैया इसमें बस इतनी सी बोलने की कोशिश की गई है कि आपके कल्चरल स्टडीज में हाई आर्ट की पढ़ाई करती है, उसकी ये आपके कल्चरल स्टडीज का टॉपिक है, जो बिल्कुल गलत है। आपके जो कल्चरल स्टडीज है वो आपका हाई कल्चर, लो कल्चर, मास कल्चर, मीडिया कल्चर के बारे में बात करता है, rather than only looking at high art और exalted literary canon, ठीक है। तो आपका जो आर स्टेटमेंट है वो नॉट करेक्ट हो जाता है, ठीक है। मैं आपको आई एम प्रिटी श्योर कि मैं जो आपको जिस तरीके से समझा रही हूं उसको समझना एंड उसको अप्लाई करने में फर्क होता है। लेकिन ट्रस्ट में अगर आप डेली बेसिस पे इसी तरीके से जो मैं आपको अप्रोच बता रही हूं कि आप क्वेश्चंस को रिड्यूस करिए, सिर्फ कीवर्ड्स पकड़िए, अगर डेली बेसिस पे आपने इसको करा तो आप अपने क्वेश्चंस को देखने की एंड फटाफट सॉल्व करने की एक एबिलिटी को खुद से मतलब क्या जन्म देंगे, एंड आप देखेंगे कि आप पहले इस चीज को नहीं कर पाते थे एंड अब कर पा रहे हैं। न्यूज़पेपर में एक गेम आता है सुडोकू टाइप का, उसको आप लगाना स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपने उसको करने की ट्रिक सीख ली तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हर एक चीज दुनिया में आपको टाइम लगाती है, लेकिन अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने कॉन्स्टेंटली रिपीटेटिवली इन क्वेश्चंस को डेली लगाया है ना, आप अपने खुद की एबिलिटीज में चेंज देखने वाले हो। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की टवर्ड्स, एंड आपका ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपके असर्शन एंड रीजन में आपको कनेक्शन भी बैठाना होता है कि वो उसका करेक्ट रीजन है या नहीं, बट स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 में ऐसा कुछ नहीं करना होता। तो स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि कल्चर्स एंड कल्चरल मीनिंग्स आर सेम द वर्ल्ड ओवर। अच्छा भैया, क्या हमारी पूरी दुनिया में जितने भी कल्चर हम लोग फॉलो करते हैं वो सेम है? ये देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए भाई मेरा कल्चर अलग, आपके घर का कल्चर अलग। अगर आप सेम रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं तो भी आप देखेंगे कि एक ही रिलीजन के 2 अगर परिवार ले लेंगे तो एक परिवार में दूसरी तरीके से किसी चीज को खाना बनाया जाता है, दूसरे परिवार में किसी रिचुअल को दूसरे तरीके से किया जाता है। तो कल्चर पूरी दुनिया में एक जैसा तो नहीं है। आपका स्टेटमेंट 1 अपने आप इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू एग्जीक्यूटिव
सेंसिटिव कल्चरल ब्लॉक्स, बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं बना दूं कि भैया एक टाइप की सोच वाले इसी पर्टिकुलर सोसाइटी में रहेंगे, दूसरी सोच वाले इस देश में ही रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे, ये करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हर कल्चर के लोग मिक्स्ड रहते हैं, तो आपका स्टेटमेंट टू आपका ट्रू बन जाता है। इसी तरीके से बेटा आपको डेली प्रैक्टिस करती रहनी है। अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ नहीं पाओगे। आप अगर कभी रिक्शा चला के नहीं देखे हैं तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि रिक्शा चलता कैसे है, कि आपको रिक्शा की मैं एग्जांपल ले रही हूँ, या फिर आप स्कूटी ले लीजिए, कार ले लीजिए, कोई भी एक नई चीज जो आपने करके नहीं देखी है उसकी थ्योरी बना के आप घर पे आप थ्योरी बना के स्कूटी चलाना नहीं सीख सकते हैं। आपको चला के देखना पड़ेगा कि एक्सीलरेटर क्या होता है, क्लच क्या होता है, भाई मुझे कब ब्रेक लगाने हैं, कब मुझे चीजें समझनी है, वो करके ही आएगा। सेम गोज विथ योर पीवाईक्यूज। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि भैया मुझे क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत टफ लगती है, डेली 100 क्वेश्चन लगाओ एंड 1 महीने के बाद मुझे बताना कि क्या आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप हुई है या नहीं, कि आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को, एनटीए-नेट की चालाकी को आप समझने लगोगे। ठीक है, इसी के साथ साथ मेरी एक मैंने सीरीज स्टार्ट की थी जहां पे मैंने बोला था कि 1 कॉन्सेप्ट एंड 1 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग टुकड़ों में बांट देंगे। उसको मैंने स्टार्ट किया था लेकिन फिर एग्जाम आ गया और वीडियोस बनने लगे तो मैंने उसको रोक दिया, बट नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दैट। उसको जरूर से आप लोग देखना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हो कि मुझे मैम ने जो बताया कि डेली 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 100 नहीं तो 50 तो कम से कम, अगर इंग्लिश के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एक दिन में लगाते हो, बार बार लगाते हो, एग्जाम में जाने से पहले आप इमेजिन करिए कि आप कितने अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे। 5000 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के पूरे फुल्ली सेग्रीगेटेड आपको मिल जाएंगे। ईयर वाइज लगाने हो वो भी आपको मिल जाएंगे, ईयर वाइज, शिफ्ट वाइज, देन सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस लगाने हो वो भी आपको मिल जाएंगे। पूरे इंग्लिश के सिलेबस को मैंने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है एंड इनके जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को इसमें डाला है। मुझे महीनों लगे हैं इस चीज को तैयार करने में, लेकिन ये एक बहुत ही वंडरफुल फीचर है। आपका ब्रिटिश लिटरेचर कमजोर है, आप सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर को क्लिक करिए और सिर्फ उसके क्वेश्चंस लगाइए। आपसे लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस बनते ही नहीं है तो लिटरेरी थ्योरी को क्लिक करिए, डेली लिटरेरी थ्योरी को लगा लगा के बिल्कुल उसकी आत्मा निकाल लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। तो आप जरूर से इस पर्टिकुलर सीरीज को, इस कोर्स को अवेल करिए। सारा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड बच्चों ने इसको लेने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स दिए हैं, तो आप जरूर से इसको चेकआउट करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है मेरे यूट्यूब, मेरे टेलीग्राम और मेरे कुमार एजुकेशन ऐप से, जहां पे आपको मेरे पेड कोर्सेस मिल जाएंगे। ऑलरेडी कल्चरल स्टडीज का फुल कोर्स मैंने डाल रखा है। मैंने जितने क्वेश्चंस अभी आपको ऊपर दिखाई दिए होंगे वो सारे एक एक करके मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उसका कंटेंट दिया है, तो आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसी पैटर्न पे आपके लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म आने वाले मंथ्स में आने वाला है। आपको टेलीग्राम तो मेरा जरूर से ज्वाइन कर लेना है, भूलना नहीं है, क्योंकि वहां पे हम लोग बच्चों से चैट करते हैं एंड मिल जाते हैं आपको यहाँ पे फ्री पीवाईक्यूज। मैंने जिन पीवाईक्यूज की बात की, अगर आप उसको फ्री में अवेल करना चाहते हो तो भैया एक दिन में 4 बार बच्चों को क्वेश्चंस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है पूरी तरीके से फ्री, तो एटलीस्ट उनको आके अगर डेली लगाओ तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फीडबैक देना मत भूलना, लाइक करके जाना, अपने दोस्तों से शेयर करो भैया कि इस तरीके से आप क्वेश्चंस की कटिंग लैंग्वेज को समझ सकते हो। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ही जाना, और कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप फ्रीली नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड उस पे हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। बाय एंड टेक केयर।